आप देख रहे हैं आप, इसके बारे में भी आपको जरूर समझाएंगे कि हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन 5 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जो आपको बताएंगे कि कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही हैं खास तौर पर। और सबसे पहले बात करेंगे हम उन खबरों की जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड रही और उसको आपने भी खास तौर पर देखना पसंद किया है। वो 5 खबरें जरा दिखाइएगा सबसे पहले, क्योंकि बात सबसे पहले करेंगे सीडीएस विपिन रावत की, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत समेत 14 लोग सेना के विमान में सवार थे और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया तमिलनाडु के कुन्नूर में। और उसकी तस्वीरें सबसे पहली हैं जिसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि यह खबर ट्रेंड में है और इस वक्त काफी गहमा गहमी दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है। और खास तौर पर तमिलनाडु के कुन्नूर में यह कहा जा रहा है कि नरवणे साहब और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी कोई बयानबाजी खास तौर पर नहीं दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल बयान खास तौर पर देंगे और बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था। और अभी तकरीबन यह कहा जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग जख्मी बताए जाते हैं, कुल 14 लोग सवार थे। पहली तस्वीर आपको यह दिखाना जरूरी हमने समझा है। फिलहाल जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो सदन की है, संसद की है, क्योंकि संसद के अंदर आज एक बार फिर से हंगामा बरपा रहा है। और सदन के अंदर जो सांसद को निलंबित किया गया था, 12 सांसद तकरीबन थे, उनको जो निलंबित किया गया उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज केंद्र सरकार पर तंज कसा है और संसद परिसर के बाहर खास तौर पर प्रदर्शन भी देखने को मिला है विपक्षी पार्टियों का। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से तमाम कार्रवाई देखने को मिल रही है जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बात बीजेपी को लेकर भी कही गई है कि जो बीजेपी कार्रवाई कर रही है बदले की भावना से कर रही है। और जिक्र किसानों का भी किया गया, जिक्र किया गया महंगाई का भी खास तौर पर। और मल्लिकार्जुन खड़गे आज पगड़ी बांधे हुए थे, लेकिन वो काले रंग की पगड़ी थी और विरोध खास तौर पर किया जा रहा था बीजेपी सरकार का, केंद्र का खास तौर पर। लेकिन तीसरी तस्वीर भी आपको दिखानी जरूरी है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई कांग्रेस की और सोनिया गांधी भी आज केंद्र सरकार पर जमकर बरसी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कटाक्ष किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोनिया गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बीजेपी खास तौर पर। महंगाई को लेकर कटाक्ष किया गया कि पेट्रोल डीजल के दामों में आग लग गई है। किसानों को लेकर कटाक्ष किया गया कि किसान इस वक्त अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनके हकों को छीन रही है। और ये सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया है। हालांकि इसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी भी रही है, लेकिन कटाक्ष सीधे सीधे केंद्र सरकार पर था, कटाक्ष सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। अगली जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है प्रियंका गांधी वाड्रा की। और प्रियंका गांधी वाड्रा आज उत्तर प्रदेश में खासकर रही और उत्तर प्रदेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि 2022 के अंदर चुनाव होना है और चुनाव से पहले सभी पार्टियों की पूरी तैयारी हम देख रहे हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने जो नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, वो एक बार फिर देखने को मिला। और खास तौर पर घोषणा पत्र भी महिलाओं के लिए अलग से जारी किया गया है और ये कहा गया है कि महिलाओं को हम उनके हक देंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो खास तौर पर व्यवस्था की जाएगी कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 सिलेंडर देंगे और महिलाओं के साथ अगर कोई गलत व्यवहार होता है तो उसकी कार्रवाई तुरंत की जाएगी, नहीं तो 10 दिनों के अंदर अफसर को निलंबित कर दिया जाएगा। मकान, सड़क, बिजली, पानी, इस घोषणा पत्र में सब कुछ है, लेकिन वो सब महिलाओं के लिए खास तौर पर बोला गया है। और आधी आबादी को साधने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा बखूबी कर रही हैं। और प्रियंका गांधी ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के वनवास को खत्म कर दीजिए और विकास कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी भी लाइन में है और बीजेपी तो खैर इस वक्त सत्ता पे विराजमान है और दोबारा से में सत्ता पाना चाहती है। लेकिन आज मथुरा के अंदर भी हमने देखा किस तरीके की तैयारी रही और बयानबाजी चल रही है, वार पलटवार का दौर जारी है। 2022 तक ये तस्वीर आपको देखने को मिलेगी और बखूबी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जो अगली खबर आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, वो फारूक अब्दुल्ला साहब की है। फारूक अब्दुल्ला साहब इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है, खासतौर पर जम्मू के अंदर। और कल उन्होंने जिस तरीके से 370 को लेकर कटाक्ष किया, आज उनकी तरफ से लोकतंत्र को लेकर बातें कही गई हैं। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और खतरे में डाल कौन रहा है? बीजेपी सरकार। ये फारूक अब्दुल्ला के शब्द थे, हम आपको सुनाएंगे भी कि किन शब्दों का इस्तेमाल फारूक अब्दुल्ला की तरफ से किया गया है। और फारूक अब्दुल्ला यही नहीं रुके हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर बर्बाद होने जा रहा है, अगर बर्बादी से बचाना है तो हमारी हुकूमत जब आएगी तो बर्बादी से बच पाएगा। यानी सीधे सीधे फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया
कि तैयारी इलेक्शन वाली है, तैयारी चुनाव वाली है। हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी, पीडीपी कह रही है, सभी पार्टियों का जिक्र करते हैं, तो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम लोगों के लिए खासतौर पर सड़कों पर उतरे हैं, लोगों के लिए हम उतरे हैं, लोगों की भावनाएं इस तरीके से जो आहत हो रही है उनके साथ हम खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला साहब ने साफ तौर पर बता दिया कि जो मैदान में उतरा गया है वो इलेक्शन के लिए उतरा गया है, और आपको समझ में आएगा जब आप फारूक अब्दुल्ला की बातों को सुनेंगे। फिलहाल 5 बजे की 5 बड़ी खबरें हमने आपको बता दी हैं तस्वीरों के माध्यम से, लेकिन अब सबसे पहले ये मैप आपको दिखाते हैं, क्योंकि कवरेज हमारी लगातार जारी है। और सीडीएस विपिन रावत जिसमें सवार थे, हेलीकॉप्टर क्रैश कहां हुआ है, इस इलाके में कुन्नूर का ये इलाका है, रसलूर एयरबेस था, यहां से उड़ान भरी थी हेलीकॉप्टर ने, कुन्नूर के इलाके में ये क्रैश हुआ। खासतौर पर ये आपको मैप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, और इसमें 14 लोग सवार बताए जाते थे। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 11 लोगों की मौत हो गई है, हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई है। और ये आपको तस्वीर जरूर देखनी चाहिए जो मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप यहां से अगर यहां तक की दूरी देखेंगे तो ये दूरी ज्यादा नहीं है। सुलूर एयरबेस, यहां से थोड़ा सा दूर पे कुन्नूर है, और यहीं पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। जो ये आप देख रहे हैं ये पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, और नीलगिरी पर्वत से कहा जा रहा है कि टकराया हेलीकॉप्टर और वहीं पर क्रैश हुआ है। जंगलात वाला पूरा एरिया बताया जाता है, इसलिए आग ज्यादा लगी है, और तकरीबन शवों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि नीलगिरी पर्वत जंगलात वाला इलाका था। स्थानीय लोग सबसे पहले पहुंचे, उसके बाद रेस्क्यू की टीम पहुंची है, और खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि अभी शवों को निकालने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन तकरीबन 14 लोग थे, और सीडीएस विपिन रावत समेत ये बताए जाते हैं। लेकिन सीडीएस विपिन रावत के बारे में ये कहा जाता है कि जख्मी हालातों में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन दिल्ली के अंदर भी काफी गहमागहमी है, क्योंकि जनरल सीडीएस विपिन रावत के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल हेलीकॉप्टर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है, ये जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो गई है। विपिन रावत की हालात अभी नाजुक बताए जाते हैं, यानी 13 लोगों की मौत हुई है। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि सीडीएस विपिन रावत की पत्नी भी इसमें हो सकती हैं। फिलहाल केशव मोहन मिश्रा इस वक्त विपिन रावत के घर के बाहर से इस वक्त मौजूद हैं। क्या केशव, क्या तस्वीर आपको खासतौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कवरेज लगातार हमारी जारी है। विपिन रावत के घर के बाहर इस वक्त कौन कौन खासतौर पर मौजूद है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और माहौल काफी गहमा गहमी वाला इस वक्त बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल हर्ष, इस वक्त हम विपिन रावत के आवास के बाहर मौजूद हैं और लगातार अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार यहाँ पर हलचल बढ़ चुकी है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पर जब धीरे धीरे वीआईपीज की एंट्री हो रही है तो लगातार यहाँ पर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सेना के अध्यक्ष है वो भी अंदर है। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की मौजूदगी विपिन रावत के आवास के अंदर है। तो निश्चित तौर पर लगातार जो वीआईपीज की एंट्री है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 13 लोगों की मौत होने की पुष्टि जो साफ तौर पर हो रही है। विपिन रावत को लेकर एक खबर है कि जब उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उनका जो शरीर है वो वाइब्रेट कर रहा था, यानी उनकी जो सांसें वो चल रही थी। लगातार देशवासी भी यही अपील कर रहे हैं कि विपिन रावत की जो स्थिति है वो हाल फिलहाल में ठीक हो, उनको इलाज दिया जा रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इस स्थिति पर कुछ भी कहना मुश्किल है हर्ष। लेकिन वर्तमान में जो अपडेट हमारे पास निकल कर आ रहा है वो यही है कि अभी हाल फिलहाल में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। रक्षा मंत्री स्वयं यहाँ मौजूद थे, उसके बाद केंद्र सरकार के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी थी। अब सेना अध्यक्ष स्वयं यहाँ पर विपिन रावत के परिजनों के साथ मौजूद है, तीरथ सिंह रावत यहाँ पर मौजूद है। तो निश्चित तौर पर लगातार जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स का जो सिलसिला है यहाँ वो तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार एक बड़ा अपडेट निकलकर ये भी सामने आ रहा है कि 13 लोगों की मौत होने की जो संभावना, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि तीरथ सिंह रावत की जो स्थिति है वो भी बेहद गंभीर है। लेकिन देश में जिस तरीके से जो एनवायरमेंट बना हुआ है, लगातार देशवासी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं कि विपिन रावत सकुशल घर वापसी करें, ये लगातार उम्मीद की जा रही है। लगातार जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर पर लगातार ये ट्रेंड हो रहा है कि विपिन रावत के सकुशल होने की जो उम्मीद है, ये कहा जा रहा है कि विपिन रावत की पत्नी के परिजन भी वहां पर पहुंच गए हैं और परिजनों का आना लगातार जारी है। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं खासतौर पर, क्योंकि बाहरी राज्यों से भी अब लोग आना शुरू हो चुके हैं जो उनके परिजन हैं। केशव,
चलिए, केशव से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश करेंगे। केशव सीडीएस विपिन रावत के घर के बाहर ही मौजूद हैं, फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन दो खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कमांडर भूषण दीवान साहब हैं। दीवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए इस वक्त हमारे साथ 5 बजे में। जितेंद्र सिंह चौहान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रक्षा विशेषज्ञ हैं सर, आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कर रहा हूं। चौहान साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हम फोन लाइन पर पहले भी बातचीत कर रहे थे। दुखद खबर है और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ नीलगिरी पर्वत पर। बताया जाता है कि नीलगिरी पर्वत से टकराया है, हालांकि कोई बात सामने नहीं आई है, ना हम किसी आधार को रखकर ये बातें अपने चैनल पर कह रहे हैं। हाँ, कयास लगाए जा रहे हैं, उसी आधार पर हम बता रहे हैं। पहला कमेंट सर आपसे लेना चाहूंगा। देखिए हर्ष जी, जैसे पहले मैंने बताया था आपको कि कोई चीज इस टाइम कह देना बहुत जल्दबाजी होगी जब तक कि कोई ऑफिसर रिपोर्ट नहीं आती। जो कन्नौज का इलाका है बेसिकली वो हिली है और साथ में अंडरग्रोथ बहुत ज्यादा है वहां पे, और वेदर वाइज अगर देखा जाए तो वहां वेदर एकदम से खराब होता है। क्योंकि मैं वहां पे रह चुका हूं, तो वहां क्या होता है, अचानक आप देखेंगे बहुत साफ मौसम रहता है, फिर एकदम से बादल आ जाते हैं, विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर हो जाती है। तो ऐसे में ये कह देना कि देखिए क्या कारण हो सकता है टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल सैंक का इसलिए चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि देखिए वीवीआईपी इसमें फ्लाई कर रहे थे। जब वीवीआईपी कोई फ्लाइट जाते हैं तो उसके चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत मेंटेन किए जाते हैं देखिए, और जो पायलट्स होते हैं वो भी काफी एक्सपीरियंस पायलट होते हैं। कोई तो ये चीज कह देना अब, लेकिन टेक्निकल है, फ्लाइंग मशीन है, कुछ भी हो सकता है, उसको रूल आउट आप नहीं कर सकते हैं। सेकेंड होता है कि जो पायलट का एरर ऑफ जजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल आपके एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं वो क्या नॉर्मल ऑटो पायलट पे चलते हैं, उनको एक पर्टिकुलर हाइट ले लेते हैं, उस हाइट पर फ्लाई करते रहते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा नहीं होता है। हेलीकॉप्टर को विजुअल कांटेक्ट चाहिए और पायलट हरदम ग्राउंड से उसको अपने को रिलेट करता रहता है, मैप और ग्राउंड दोनों का इस्तेमाल करता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं जाता है। तो ये चांसेस हो सकता है कि विजिबिलिटी खराब हुई हो, पहाड़ी इलाका है, जैसा आपने कहा है कि वो किसी पेड़ से कहीं पे टकरा गया हो, टेलविंड कोई भी चीज हो सकती है। तो इसलिए अभी कोई चीजें कह देना कि इसके क्रैश का कारण क्या है कि शायद थोड़ी जल्दबाजी। ठीक है, भूषण दीवान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको भी यही लगता है, क्योंकि अभी कुछ कहना पूर्णतः इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि किसी बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सदन के अंदर बयान देने वाले थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। अब ये कहा जा रहा है कि कल वो बयान देंगे और क्या परिस्थितियां थी उसे बताया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है सर, क्योंकि जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे, वीआईपी मूवमेंट उससे होता था और वाकई सुरक्षा के इंतजाम रहे होंगे और खासतौर पर उसे चेक भी किया हो गया, लेकिन नीलगिरी पर्वत खासतौर पर बताया जाता है कि उस पर फिसलन थी, जंगलात वाला इलाका था। आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या आपको खासतौर पर लगता है कि वाकई क्या हुआ होगा? मैं कुछ आंकलन नहीं करना चाहूंगा, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी सही चीज बताएगी, और मशीनी फेलियर है, ह्यूमन एरर है, मौसम की बात है, ये सब बातें हो सकती हैं, पर परिस्थितियां तो बहुत कठिन थी ही, क्योंकि जैसे आपने भी बताया, नक्शे पे भी बताया, दूरी ज्यादा नहीं है और 10 किलोमीटर की जर्नी 33 मिनट में हेलीकॉप्टर ने तय की है, जिसका मतलब बहुत स्लो प्रोग्रेस रहा है। इससे लगता है कि वेदर खराब तो था ही शायद बहुत। और इसके अंदर आप समझ लें कि एक चीज और है, जो राजनाथ सिंह जी आज ही बयान देने वाले थे, अब दो चीजें मिला के देखी जाएं, वो बयान आज नहीं देंगे, कल देंगे। और ये भी आ गया है, खबर पुष्टि हो चुकी है कि 14 सवारियों में से 13 की मृत्यु हो चुकी, दुखद मृत्यु हो चुकी है। अब क्या वास्तविक स्थिति है, जहां तक बाकी जो बचे हुए पैसेंजर राइडर्स हैं, वो हमें कल पता लगेगा। पर ये मैं आपको बता दूं, 60,000 मशीनें MI-17 हेलीकॉप्टर जो हैं, मशीनें कहें हेलीकॉप्टर कहें, ये दुनिया में कई सालों से, वर्षों में कई देशों में ऑपरेट कर रहे हैं। तो मशीनी तौर पे जो ये प्लेटफॉर्म बहुत सुदृढ़ है, गन बैटलशिप के तौर पे भी यूज होता है। 30 की कैपेसिटी है इसकी, 14 ही थे उसके अंदर सवार। तो अभी इंक्वायरी बताएगी क्या है, ह्यूमन फेलियर है, ह्यूमन इंटरवेंशन किस टाइप का है अगर है, और दूसरा वेदर का तो पक्का पता लगेगा।
और आपको पता है, चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास एक मिनट लौट रहा हूं। प्रधानमंत्री के घर ये सीसीएस की बैठक होने जा रही है हेलीकॉप्टर क्रैश पर। शाम 6:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, प्रधानमंत्री के घर ये बैठक होने जा रही है। सीसीएस की जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि कुछ देर बाद ये कहा जा रहा है कि 6:30 बजे सीसीएस की बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हालांकि कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, उसके बाद हलचल काफी हमें देखने को मिली और कैबिनेट की मीटिंग बीच में ही छोड़ी गई और राजनाथ सिंह घर पहुंचे सीडीएस विपिन रावत के। फिलहाल जितेंद्र चौहान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नजरें बनाए हुए हैं और जो सीसीएस की बैठक हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर हुई है, उससे कई बातें सामने आ रही हैं। इसलिए हम बोलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि जब तक पुष्टि नहीं होगी उन बातों को बोला नहीं जा सकता है। लेकिन आगे अब क्या, क्योंकि इंक्वायरी बिठा दी गई है और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, क्या लैंडिंग के लिए बिल्कुल भी संभावना नहीं बची होगी? क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि 2018 में भी ऐसी परिस्थितियां बनी थी, लेकिन वो मैदानी इलाका था, ये पहाड़ी इलाका था, इस वजह से पूरी संभावना नहीं रही होगी। देखिए हर्ष जी, जो जंगलात के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग का कोई चांसेस नहीं रहते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग आप चांस ले सकते हैं जो मैदानी इलाका होता है, ओपन इलाका होता है, जहां की आपका रोटर कहीं टच ना करने पाए। बेसिकली यही देखते हैं कि आप जब लैंड करने जा रहे हैं या टेक ऑफ कर रहे हैं तो आप रोटर कहीं टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोटर अगर टच हो जाए तो एक्सीडेंट के पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए ये कहना है कि इमरजेंसी लैंडिंग के तो चांसेस थे ही नहीं, होंगे ही नहीं वहां पे, कि जो इलाका जिस तरह का वहां पे, ठीक है। लेकिन जैसे कि दूसरी बातें जो हुई हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो हो सकता है कि विजिबिलिटी बहुत खराब रही हो। उस विजिबिलिटी के अंदर, क्योंकि जब विजिबिलिटी लो हो जाता है तो पायलट अपने असेसमेंट से लेके चलता है, मैप और को ग्राउंड को रिलेट करने की कोशिश करता है, तो वो एक चांसेस गलती उसकी हो सकती है। देखिए, तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, कोई मतलब किसी तरह का कि कोई स्टेटमेंट है कोई चीज की कैसे नहीं ऐसे हुआ होगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी। और भी कई कारण हो सकते हैं, उससे अभी उसके ऊपर चर्चा करना शायद उचित नहीं होगा कि जब तक कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट, गवर्नमेंट या आर्मी या एयरफोर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता है। और जो आपने भी बात कही कि पीएम के घर पे सीसीएस की मीटिंग हुई, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सीडेंट एक अपनी जगह है, दुखद हादसा है, लेकिन सीसीएस की मीटिंग होना भी अपने आप में बहुत कुछ संकेत दे जाता है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा हम लोगों को शायद धैर्य रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जैसे आप भी खबर दिखा रहे हैं, ये 13 आउट ऑफ 14 की मतलब फैटल हो चुके हैं। और विपिन रावत जी की जैसे खबर आ रही थी कि वो ही इज फाइटिंग विद दिस थिंग, ही गॉट 90% इंजरी उनको भी हो चुकी है, मतलब बर्न इंजरी हुई है। तो ऐसे में हालात सीरियस हैं उनके भी। देखिए, और ऐसे में सीसीएस की मीटिंग होना अपने आप में बहुत कुछ मैसेज दे रही है। ठीक है भूषण दीवान साहब, सीसीएस की बैठक का हम जिक्र कर रहे हैं। चौहान साहब कह रहे हैं कि खासा महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सीसीएस की बैठक हो रही है। क्या आप भी खास तौर पर कहेंगे, क्योंकि हलचल काफी हम देख रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सबसे पहले सीडीएस विपिन रावत के घर जाना, उसके बाद परिजनों से मुलाकात करना, उसके बाद संसद परिसर के अंदर जाना, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मीटिंग का होना। हम किसी बात को क्लियरली नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, ना सेना की तरफ से कोई बयान है, ना सरकार की तरफ से कोई बयान है। लेकिन हाँ, सीसीएस की बैठक के बारे में क्या खास तौर पर आप कहेंगे? जैसे चौहान साहब कह रहे हैं कि ये अपने आप में बहुत संकेत देता है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं। स्थिति काफी गंभीर है, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है 2009 सितंबर का वाकया, दुर्घटना हुई थी बेल 430 हेलीकॉप्टर में। उस समय के मुख्यमंत्री वायासा रेड्डी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो जहां अभी एक्सीडेंट हुआ है, इस हादसे से वो 700-800 किलोमीटर उत्तर में था, कुर्नूल में था। परिस्थिति वैसी थी, मौसम खराब, पहाड़ी इलाका, जंगल, और रेस्क्यू करने में काफी दिन लग गए थे। और इसमें एक और चीज है, रोटर टच हो जाए, किसी भी कारणवश कुछ भी हो जाए, तो जो फ्यूल होता है, फ्यूल फायर कैच कर लेता है, आग फैल जाती है और उसके अंदर नुकसान सारा उसी में हो जाता है। तो ये सब चलते हुए ये
छोटा डिस्टेंस था, बाय रोड जो है वो ही जल्दी कैप्चर कर सकते थे अगर करना चाहते होता तो हेलीकॉप्टर में जाना था, अपॉइंटमेंट करनी थी, जो विधि का विधान हुआ है। अब देखें आगे क्या रिजल्ट निकलता है। चौहान साहब, जिस तरीके से भूषण दीवान साहब कह रहे हैं कि विधि का जो विधान था, जो होना था वो हुआ, लेकिन खासतौर पर हम देखते हैं कि तमिलनाडु के कुन्नूर में ऐसे 2009 का भूषण दीवान साहब ने अभी जिक्र किया है, इससे पहले भी मुझे याद है कि ऐसी परिस्थितियां बनती रही हैं, लेकिन मौसम को भापा जाना सबसे पहले, क्योंकि विजिबिलिटी कम थी, वो बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि अगर बात करें तो सब चीजें देखकर ही ये गतिविधियां की गई होंगी, लेकिन मैं सिर्फ इस बातों को इसलिए कह रहा हूं कि आगे आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं बेहतर हो सके। अभी हमने देखा कि बड़े शख्सियत उसमें थे, सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी, हालांकि कितने लोग हमने खो दिए, 13 लोगों की तो जानकारी मिल रही है, लेकिन आगे की संभावना कैसी हो, क्योंकि हम इन चीजों से सबक ले सकते हैं आगे के लिए। देखिए हर्ष जी, ये पहली बार नहीं हुआ है कि वहां पे कोई बाइक एयर जा रहा हो जी। वेलिंगटन के स्टाफ कॉलेज के अंदर जो डीएससीसी कॉलेज है, अक्सर वीआईपी वहां पे आते रहते हैं और मैक्सिमम वीआईपी बाई एयर ही आते हैं, बाई चौपर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है बाई रोड जाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाई रोड का भी जो रास्ता है काफी लंबा होता है और वीआईपीज है, वो टाइम का भी इनका काफी इंपॉर्टेंट होती है कि शायद वो, और बाकी सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं। अब बात रही कि हादसे की, जैसे मैंने आपसे कहा हर्ष जी, ये बहुत ही जल्दबाजी होगी, उसके ऊपर कोई हम निष्कर्ष निकालें या किसी को उसके दूसरे हादसे से रिलेट करें, क्योंकि दूसरा जो हादसा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे जो पायलट्स थे और इन पायलट्स में थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि वो सिविलियन पायलट्स हैं, पर्टिकुलर उसके सेक्टर में फ्लाई करते हैं, उनके अपने होते हैं। यहाँ एयरफोर्स के पायलट्स हैं, एक्सपर्ट हैं, ऐसी हालात में फ्लाई करते हैं, लो फ्लाइंग के भी वो है उनको काफी एक्सपीरियंस है। तो ऐसे हालात में जो वीआईपी का जो अगर हेलीकॉप्टर चल रहा है, तो मानी बात जो भी वहां पे पायलट्स रहे होंगे वो काफी एक्सपीरियंस पायलट रहे होंगे, तो कोई ऐसा पायलट नहीं होगा जिससे कहा सके एरर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे हालात में अगर ये हादसा हुआ है जी जी, तो कोई ना कोई ऐसी कारण है, और कुछ और कई भी और भी कारण हो सकते हैं, इसको रूल आउट नहीं करते। देखिए ऐसा होता है जब आप इसमें करते हैं, ऐसा ही करते हैं, तो माइनर 0.1% चांस अगर किसी चीज का होता है, उसकी तरफ भी आप नजर रखते हैं। तो क्या कारण है, और भी कारण हो सकते हैं, किसी को रूल आउट नहीं किया जाता है, इसलिए लेट्स वेट फॉर द एयरफोर्स इंक्वायरी हुई है, बाकी गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि राजनाथ जी पार्लियामेंट जा करके स्टेटमेंट देना था, उन्होंने अनाउंस हुआ था कि स्टेटमेंट देंगे, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। ये हुआ कि अब स्टेटमेंट कल दिया जाएगा। होम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। जितने लोग हैं सीडीएस के घर गए हैं, वो ऑफकोर्स जाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे आप ही बता रहे हैं कि 13 लोगों की फैटल इंजरी हो चुकी है, तो उसमें ऑफकोर्स मिसेस रावत भी हैं, एक वैसे भी संवेदना और बाकी भी कार, तो इसलिए थोड़ा सा मैं यही कहूंगा जी, थोड़ा हम लोग शायद इंतजार करना पड़ेगा कुछ। ठीक है भूषण दीवान साहब, जांच का जिक्र करते हैं, क्योंकि तुरंत ये खबर आई कि वायुसेना ने जांच को भी कहा है कि जांच इसकी होगी। अब जब जांच होगी तो खासतौर पर उसमें क्या हो सकेगा, क्योंकि ऐसे हादसे पहली बार नहीं हुए हैं, पहले हम देखते रहे हैं कि ऐसे हादसे होते रहे हैं कि जांच भी हुई है। आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर जांच में होगा क्या, किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि जांच इसकी शुरुआती दौर में ही शुरू हो जाएगी। जांच में तो हर पहलू को बारीकी से देखा जाता है और आंकलन करके पता लगता है कि क्या मिस्टेक हुई है, और उसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा, जल्द ही निकलेगा, पूरा देश भी जानना चाहेगा और ऐसा जल्द ही सामने आएगा। तो उसके लिए तो टाइम जाएगा, वेट करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं वहां पहुंचने के लिए भी कितनी तकलीफ हुई, फायर ब्रिगेड को, एम्बुलेंस को कितना टाइम लगा। तो एरिया इलाका है, वो सुदूर इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पहुंचना मुश्किल था। अब जांच में तो सब दूध का दूध पानी का पानी एकदम क्लियर कट हो जाएगा। ह्यूमन एरर है, इंसानी गलती है, या और कुछ इंसानी इंटरफेरेंस है, या मौसम का था, या जो मशीन की फेलियर हुई है, जो भी हुई है वो तो पता लगेगा ही।
चौहान साहब मैं जल्दी जी मैं लौट रहा हूं। चौहान साहब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप रक्षा विशेषज्ञ, आप दोनों बेहतर तरीके से जानते हैं कि अगर कोई वीआईपी उस हेलीकॉप्टर में चढ़ रहा है, जिस हेलीकॉप्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम देखते हैं कि हाँ उसको पुख्ता किया जाता है कि नहीं सब ठीक है और उसके बाद कोई वीआईपी मूवमेंट होगी, वो जरा दर्शकों को आप बताइएगा चौहान साहब। पहली चीज जो वीआईपी के लिए जितने एयरक्राफ्ट एयर मार्क हैं ऑलरेडी, तो वो उसी हिसाब से मॉडिफाई किए गए हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी ऐसे इलाकों में एयरफोर्स हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो हेलीकॉप्टर जो है ऑलरेडी सब पहले तो मॉडिफाइड है उसके लिए। सेकेंड क्या है, वो टेक्निकली इंस्पेक्ट किए जाते हैं, कई लेवल पे उनका इंस्पेक्शन होता है और उसके सर्टिफाई करने के बाद ही उनको फ्लाइट की इजाजत दी जाती है, ये चीज। तो इसलिए अब कहना, और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जैसे भूषण सर ने कहा है कि अभी जो इंक्वायरी जब आपकी होगी तो इंक्वायरी के अंदर ये भी पता चलेगा जो पायलट्स के बीच में जो कन्वर्सेशन क्या हुआ है या पायलट्स का एटीसी के साथ क्या कन्वर्सेशन हुआ है, वो कन्वर्सेशन भी आएगा अभी, क्योंकि ऐसा नहीं क्योंकि उनका एटीसी के साथ कांटेक्ट रहा है, क्या कांटेक्ट टूट गया था या कांटेक्ट उनका रहा है, तो ये भी देखना पड़ेगा उनका कि एटीसी के साथ क्या कंट्रोल, अगर एटीसी के साथ कंट्रोल टूटा है उनका, तो उनका आपस में क्या बातचीत हुई है। तो काफी चीजें जो इंक्वायरी जो होंगी उसके बाद उससे खुल करके पता चलेगा। ठीक है भूषण दीवान साहब, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि मशीनरी है और मशीन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन भूषण दीवान साहब क्या खासतौर पर आप कहेंगे कि जो हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं जिसकी हम समय समय पर बातचीत भी करते रहे हैं, क्या हमें उसे खासतौर पर अपडेट करने की जरूरत है? और अपडेट अगर हम कर सकेंगे तो हम ये कह सकेंगे कि हाँ सुरक्षा, हमारी जो जिंदगी है वो सुरक्षित है, जो वीआईपी मूवमेंट खासतौर पर होता है, क्या आप ये कहेंगे? क्योंकि ये तो कोई दो राय नहीं है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित था, हादसे कभी भी हो जाते हैं और ये नीलगिरी पर्वत से टकराया है तो ये हादसा हुआ है, लेकिन क्या अपग्रेड करने की भी जरूरत हो सकती है? मुझे इस समय ऐसा नहीं लग रहा है जी। हो सकता है इंक्वायरी अलग से चीज बताए। बहुत मात्रा में हमारे पास हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं जी। और 60 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भी ऑपरेट रहा है ये MI-17 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन रशियन का है, उस वहां वो MI-8 कहते हैं इसको जी। और ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर ये है और काफी टेस्टेड ट्राइड है, बहुत पुराना अपग्रेड होता रहा है, ये पुराना इजाद किया हुआ है। तो पर आप जो चीज कह रहे हैं, कई बार इंक्वायरी में ये भी चीज आती है, ये भी सीख आती है, ये भी निष्कर्ष निकलता है कि शायद फला चीज को हमने मॉडिफाई करना है जी। वो तो इंक्वायरी से ही पता लगेगा, अभी कहना मुश्किल है। चौहान साहब एक सवाल और आपसे ले रहा हूं, क्योंकि रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया है और जिस तरीके से 13 लोगों की पुष्टि हुई है तो उसमें विपिन रावत साहब की कहीं ना कहीं वाइफ भी होंगी, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 13 लोग जब बताए जाते हैं, 14 लोग सवार थे, अभी सीडीएस विपिन रावत गंभीर रूप से जख्मी है, ये जानकारी मिल रही है। तो क्या हम देखेंगे आगे आने वाले समय में, क्योंकि अब जहां तक हम देख रहे हैं नरवड़े साहब को, तो नरवड़े साहब भी कुन्नूर जाने की बातें सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुन्नूर जा सकते हैं, वहां का जायजा ले सकते हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां होंगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये तस्वीर रात के समय या सुबह आ सकती है। चौहान साहब, चलिए संपर्क शायद कट गया है चौहान साहब का। भूषण दीवान साहब, यही सवाल मेरा आपसे होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आंकलन के लिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नरवाने जाएंगे वहां, रक्षा मंत्री जाएंगे वहां, जब खुद जायजा लेंगे इस चीज का तो और पहलू भी सामने आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज होने के नाते तो सीनियर ऑफिसर्स का वहां जाना बनता है, वो भी होता है। इस सब लबोलबाब ये है कि इस सब चीज के लिए कहना अभी इस समय मुश्किल है। स्थिति हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, पिक्चरों से दिख रहा है काफी हालत गंभीर ही है, पर कारण क्या है, मेन मुद्दा भी तो ये आ रहा है कि कारण क्या है। उस कारण पे पहुंचने के लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा और कल तक हमें मालूम पड़ जाएगा 100 में से 70% एक्चुअली कारण क्या था और क्या नतीजा एंड में निकला है, जहां तक कितने लोग बचे हैं, कितने लोग स्वर्गवास हो गए हैं।
ठीक है चौहान साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचे तो एक सवाल मैं ये लेता हूं, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत का जब हम देखते हैं, उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो काफी सराहनीय उनका बैकग्राउंड रहा है, जिस तरीके से वो सीडीएस बने हैं। और क्या आप उनके बारे में खासतौर पर कहना चाहेंगे, क्योंकि जब भी हमने देखा कि कोई आर्मी चीफ की नियुक्ति हुई तो उसके बारे में कई सारी बातें हमने भी चलाई, जेके 24/7 न्यूज हो, गुलिस्तान न्यूज हो, हम चलाते रहे, लेकिन सीडीएस विपिन रावत में वो खास बात थी जो सीडीएस वो बने और दुनिया भर में उनकी चर्चा हुई खास तौर पर। देखिए हर्ष जी, जनरल रावत एज ए चीफ, जब वो चीफ थे तभी उन्होंने काफी एक विजन दिया था आर्मी के मॉडर्नाइजेशन को लेकर के, और उनका ये कहीं एक ड्रीम वो भी था कि किस तरह से सिनर्जी की जाए बाकी तीनों फोर्सेस के अंदर, और प्लस जो जैसे वक्त के चेंज मॉडर्नाइजेशन बाकी फोर्सेस कर रही, बाकी चाहे चाइना हो या बाकी दूसरे देश कर रहे हैं, उसी के साथ हमको भी चलना पड़ता है कि जो हमारी तैयारियां होती है अपने हिसाब से हमें ये देखना पड़ता है बाकी देश कैसे तैयारी कर रहे हैं जो हमारे अपोजिशन में है जिसके। तो इसी देख उन्होंने क्या था कि उनका एक आइडिया आया था कि थिएटर कमांड होना चाहिए। उन्होंने इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप्स बनाए थे, आइडिया था जिसको इम्प्लीमेंट भी किया उन्होंने। और अभी सीडीएस जब बने, जो सीडीएस का एक आइडिया था कि उन्होंने सीडीएस पहले वो पहले सीडीएस है, जब भी कोई आदमी पहली बार अपॉइंटमेंट और कोई ऑफिस क्रिएट करता है तो काफी ज्यादा एसओपीज बनानी पड़ती है, काफी ज्यादा प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, और तीनों विंग्स की जो सिनर्जी स्टैब्लिश करना वो बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए अभी तक क्या होता है, तीनों के चीफ थे, तीनों के अपनी अपनी पावर है, तीनों इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, जब सीडीएस के आने के बाद एक तो तीनों के अंदर सिनर्जी लाना, दूसरा जो उस पर बहुत तेजी से काम आगे चल रहा है वो थिएटर कमांड के ऊपर चल रहा है कि थिएटर कमांड कैसे स्टैब्लिश किया जाए जी। और जो कि काफी एडवांस स्टेज में इस टाइम पे है और शायद बहुत जल्दी अनाउंस भी होने वाले हैं कि कैसे थिएटर कमांड हो जाएगी। दूसरा था जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी थी, जो प्रोक्योरमेंट अभी क्या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इंडिपेंडेंटली करती थी, तो जो रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता था। सीडीएस बनने के बाद उनका ये स्ट्रेस है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको हम कैसे ऑप्टिममली यूटिलाइज कर सके, इफिशिएंटली उनको कैसे इस्तेमाल किया जा सके, वो तभी हो पाएगा कि जब तीनों विंग्स के अंदर एक सिनर्जी लाई जा सके। तो इस तरफ वो बहुत तेजी से काम कर रहे थे। एक जो कहते हैं ना कि वो फ्यूचर को विजन लेकर के चल रहे थे, और ये चीज उन्होंने एज ए कोर कमांडर उसके बाद जब वाइस चीफ बन के दिल्ली आए तब से उनका स्टार्ट हुआ, और फिर जब चीफ बने तो चीफ उसी अपने उसको आगे बढ़ाया उन्होंने, और जब सीडीएस है तो मानी बात उसको ग्राउंड के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है भूषण दीवान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली है अनुमा आचार्य भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेता हूं। अनुमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए 5 बजे के प्रोग्राम में। अनुमान जी खासतौर पर हम सीडीएस विपिन रावत का बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि चौहान साहब ये कह रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि ये देश के लिए सीडीएस का होना बहुत जरूरी था, कि जो परिस्थितियां हम देख रहे थे चीन और पाकिस्तान के साथ बन रही थी, कहीं ना कहीं उथल पुथल हमने सरहद के उस पार भी देखी है। लेकिन इस वक्त जो खबर आई वो बेहद दुखद है, हालांकि सीडीएस विपिन रावत जख्मी बताए जाते हैं, 13 लोगों की मौत हुई है। आपका कमेंट भी मैं लेना चाहूंगा। मैं देखिए पूरी जो घटना है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी, बहुत दुखद है, और हम तो प्रार्थना यही करें कि कल जब हमें वक्तव्य सुनने को मिले तो उसमें हमें कुछ ऐसा पॉजिटिव सुनने को मिले जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। और बाकी तो हम सभी जानते हैं, शायद वो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज है वो उस जगह से पास है, तो शायद वो उसी फंक्शन के किसी फंक्शन में भाग लेने जा रहे होंगे, और उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, तो 2 ऑफिसर्स भी थे, 2 नायक थे, 2 लांस नायक थे, तो 1 हवालदार थे। तो इन सभी के परिवार जो है अपनी कुशलता की कामना कर रहे होंगे, वही हमको करना है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा प्रयास लगाना मैं ठीक नहीं मानती हूँ। हाँ, जनरल साहब के बारे में ये जरूर कहूंगी कि मैं उनसे एक बार मिली, और वो भी तब मिली हूँ जब मैंने वायुसेना से सेवानिवृत्ति ले ली थी, तो वो मुझे एक बहुत भले सहृदय इंसान और एक अच्छे लीडर की तरह वो मुझे दिखे।
लेकिन अनुमा जी, क्या विंग कमांडर ही एक तरीके से बता सकता है खासतौर पर कि परिस्थितियां क्या रही होंगी? क्या आपको खासतौर पर लगता है, क्योंकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, हम भी अपने दर्शकों को कुछ ऐसी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप रक्षा विशेषज्ञ, आप लोग अच्छे से समझते हैं क्या परिस्थितियां खासतौर पर रहेंगी? क्योंकि चौहान साहब, भूषण दीवान साहब ये कह रहे हैं कि विजिबिलिटी कम थी, कहीं ना कहीं मौसम का असर भी रहा होगा, सिर्फ कयास। आपको क्या लगता है अनुमा जी? देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियों की जब हम बात करें तो वहाँ बारिश हुआ करती है, बादल अक्सर छाए रहते हैं, और पर ऐसा होता है जब मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं। हमारी लैंडिंग, हमारे टेक ऑफ बहुत स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स में होते हैं, और मी-17 तो वैसे भी एक टेस्टेड एयरक्राफ्ट है जो कि मतलब रशियन ओरिजिन का है, और हमेशा इसका उपयोग बहुत ऐसे मिलिट्री मिशंस के लिए हो सकता है। मतलब कई तरह के होते हैं, अगर या तो इसमें गन्स लोड की जा सकती हैं, या फिर इसमें मिसाइल्स लोड की जा सकती हैं, या फिर इसमें ट्रूप्स को ले जाया जाता है, और भी अलग अलग ऑपरेशन। जब हम हमारी जो 26 जनवरी की और इसकी परेड होती है 8 अक्टूबर की, तो हम मी-17 को एक्शन में देखते आए हैं। तो अभी एकदम से अगर कोई सुनना भी चाहे कि उसमें कोई टेक्निकल स्नैग है तो बिल्कुल ही गलत बात होगी, क्योंकि टेक्निकल स्नैग की बात अभी हम नहीं कर सकते हैं। वेदर एक फैक्टर हुआ करता है, और कई बार ये होता है कि बहुत कॉन्फिडेंट पायलट उससे कई बार वो उनको भी डॉस देता है वेदर। तो ऐसा कुछ अभी जो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, आइए हम उसके इंतजार करते हैं, उसके जो रिजल्ट आते हैं उसका इंतजार करेंगे। ठीक है अनुमा जी, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत जब खास तौर पर सामने आए, सीडीएस वो बने, तो कहीं ना कहीं सरहद के पार भी हलचल एक पैदा हुई थी कि सीडीएस भारत के अंदर बन गए हैं, आगे आने वाली परिस्थितियां कैसी होंगी। लेकिन जिस तरीके से सीडीएस के बयानात भी रहे, चीन को लेकर हो चाहे फिर पाकिस्तान को लेकर हो, उस बयानात ने भी खलबली सरहद के उस पार भी मचाई थी। तो विपिन रावत का इतिहास अगर हम देखें तो काफी प्रभावशाली रहा है, आप तो उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। देखिए, सीडीएस एक ऐसा पद है जो पिछले 20 सालों से सेना को चाहिए था, और उससे ये उसका जो मकसद था वो ये था कि तीनों सर्विसेज का आपसी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। और शुरुआत उसकी उनके साथ दिक्कत ये थी कि उनको 3 ही साल में ये सब करना था, जो कि बहुत संभव नहीं है, क्योंकि तीनों सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में दक्ष हैं। उन्हें किसी की सपोर्ट सर्विसेज जब हम बनाते हैं तो हम उनकी स्वायत्तता, उनकी ऑटोनॉमी छीन लेते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उत्तराखंड के 3 सांसद भी विपिन रावत के घर पहुंच गए हैं। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। विपिन रावत के आवास पर लोगों का जुटना लगातार जारी है। सीसीएस की बैठक हम आपको बता चुके हैं 6:30 बजे होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह खबर पड़ी है। जानकारी आपको दे रहे हैं कि लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। केशव मोहन मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। केशव, कैसी हलचल आपको खासतौर पर दिख रही है, क्योंकि आप विपिन रावत के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल विपिन रावत के घर के बाहर जो मौजूदगी इस वक्त मैं आपको बता दूं, लगातार वीआईपीज की एंट्री का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और अभी मैं बात करूं तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनके साथ तमाम 2 सांसद जो है उन्होंने विपिन रावत के घर पहुंचे हैं, शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, परिवार के परिजनों को ढांढस बना रहे हैं। तो लगातार, और जो सेना अध्यक्ष है वो भी अभी हाल फिलहाल में उनके आवास के अंदर ही मौजूद है, लगातार परिजनों से वो बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जो लगातार हाल फिलहाल की जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। 14 लोग हाल फिलहाल में उस चौपट में मौजूद थे, जिसमें से 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। मेजर विपिन रावत को, जो अगर मैं अपडेट की बात करूं, विपिन रावत को लेकर अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उनकी स्थिति जो है वो गंभीर है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में जो अभी के सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि लगातार उनकी सलामती के लिए आज पूरा देश जो है वो दुआ कर रहा है। और लगातार जो तमाम जगहों से जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, डिफेंस की तरफ से भी या रक्षा मंत्रालय की तरफ से या स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। बहुत ये संभव है कि आज शाम को कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है, कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन इस वक्त की हर जो अपडेट है वो यही है कि लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हलचल जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल 2 रक्षा विशेषज्ञ
विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण दीवान साहब हैं और साथ ही साथ ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूषण दीवान साहब, मैं आपका ऐसे क्वेश्चन लूंगा, लेकिन अखिल दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़े हैं अभी। अखिल दीक्षित साहब, एक बार फिर शुक्रिया आपका कर रहा हूं। विपिन रावत साहब, बड़ी शख्सियत, अभी जख्मी है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना हम पुष्टि कर रहे हैं, ना हमारा चैनल पुष्टि कर रहा है, क्योंकि कोई बयान नहीं आया है। कैसे आप इसको देखते हैं? कितनी बड़ी शख्सियत, क्योंकि जब भी वो बोलते थे खासतौर पर एक कटाक्ष सरहद के उस पार वाले लोगों के लिए होता था, सरहद के उस पार वाली आर्मी के लिए होता था। देखिए, मैं पहले विपिन रावत साहब के बारे में बोलने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर था और 3.5 साल मैंने वेलिंगटन में गुजारे हैं। उसके अलावा 1 साल मैं वहां पे स्टूडेंट भी रहा हूं, तो मैं उस एरिया को बहुत जानता हूं। और मेरा घर जो था वहां पे वो बिल्कुल हेलीपैड को फेस करता था, तो जो लैंडिंग ग्राउंड है उसको मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। वो वेलिंगटन जिमखाना क्लब के सामने है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और उसकी अप्रोच एक डायरेक्शन से है। और जो फ्लाइट जो सुलूर से ज्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर फ्लाइट वहां पहुंच जाती है सुलूर एयरपोर्ट से जी। और इस मौसम में, आजकल के मौसम में आमतौर पे बारिश नहीं होती है, धूप निकली रहती है। विंटर्स में ज्यादातर मौसम अच्छा रहता है। मुझे नहीं मालूम कि कुछ मिस टेस्ट थी या कुछ ऐसा रहा होगा वहां पे, लेकिन उसमें ऐसे जब बहुत सीनियर वीआईपी जब ट्रैवल करते हैं, मैं खुद जब इंस्ट्रक्टर था तो सारे आर्मी कमांडर्स और डिफेंस के एयरफोर्स सारे तीनों चीफ सब वहां आया करते थे। बहुत से देशों के एम्बेसडर्स आते थे और बड़े बड़े सीनियर डिग्निटरीज आते थे, तो जिनके लिए जब हेलीपैड जो है क्लियर होता था और उस पे काफी अच्छी प्रैक्टिस लैंडिंग्स होती थी वीआईपी के आने से पहले। तो मुझे अचंभा लगता है, मैंने कितनी लैंडिंग वहां पे देखी है। तो हादसा कैसे हुआ इसके बारे में तो देखिए टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद। लेकिन दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, मैं मी-17 में बहुत ट्रैवल कर रहा हूं। जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था वहां पे रोजमर्रा में इन्हीं का इस्तेमाल होता था। हम जब कश्मीर में थे वहां पे भी मी-17 बहुत इस्तेमाल होता है, लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत स्टेबल और बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट। तो इसके लिए टोटल स्पेकुलेशन है, हम कुछ नहीं कह सकते किस तरह से हो सकता है। वेदर की वजह से है, टेक्निकल स्नैक की वजह से है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जहां तक रावत साहब का सवाल है, रावत साहब का सवाल है, वो मेरे नंबरी हैं, मेरे साहब के हैं। मैं भी 1978 का कमीशन हूँ और हम सेकंड लेफ्टिनेंट डेज से एक दूसरे को जानते हैं। वाईओस डेज ऑनवर्ड्स हम दोनों साथ रहे हैं। बहुत संयम और सक्षम आदमी थे और बहुत, एक चीज थोड़ा समय ले रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड आदमी थे। कभी मैंने क्रिब किया कि इस अफसर को मेरे यहाँ क्यों पोस्ट कर दिया, कि वो कहता था यार इन सबको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करने की जरूरत है, कि किसी को, इन लोगों को, इनसे हर तरह के चीजों में लोगों की मदद करने की कोशिश करते थे। मैं उतना जानता हूं, बहुत सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद वो ओहदे में ऊपर चले गए थे, बिजी हो गए थे, उसके बाद से मुलाकात बहुत दिनों से नहीं हुई है। लेकिन मैं दिल से बहुत ज्यादा सहानुभूति रखता हूं पूरे परिवार के साथ। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक अच्छी खबर मिले, लेकिन जितना मैंने अभी तक टेलीविजन पे देखा है, मुझे बहुत ज्यादा उसमें इनकरेजिंग न्यूज नहीं मिल रही हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है दीक्षित साहब, मैं तुरंत आपके पास लौट रहा हूं। भूषण दीवान साहब, जिस तरीके से सर कह रहे हैं, दीक्षित साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ट्रैवल किया है हेलीकॉप्टर में, जैसे हेलीकॉप्टर का जिक्र हम लोग कर रहे हैं खास तौर पर। क्या वेदर ही प्रॉब्लम हो सकती है क्या? खैर ये तो जांच में ही पता लगेगा क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन आपको खास तौर पर क्या लग रहा है? आपने क्या पूछा? वेदर, मौसम? जी हाँ, वो पिक्चर भी साहब बता रही हैं जी। प्रॉब्लम मौसम का ही है और विजिबिलिटी का भी है, विजिबिलिटी का ही है और टेरेन का है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, तो ये तो साफ जाहिर है। पर आप समझ लें, कई बारी एक से ज्यादा कारण भी होते हैं जी। विजिबिलिटी पुअर हो या टेरेन हो, तो
पायलट्स बहुत अनुभवी होते हैं, ये सब चीज के लिए लड़ाई के युद्ध में तो ये सब चीज होती ही है। तो ये तो एक असाधारण बात नहीं है। फेलियर क्यों हुआ, किस कारण हुआ, एक कारण था, 2 कारण थे, 3 कारण थे, वो तो इंक्वायरी ही बताएगी। और तकनीकी तौर पे मजबूत मशीन है, ये तो हमारी बात कई बार निकल ही चुकी है ऑलरेडी, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है उसके बारे में। फेलियर तो फेलियर है, फेलियर तो किसी भी चीज का हो जाता है। ऐसे 600 लोग एक जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं, पूरा एक जहाज में हादसा हो जाता है, तो ये तो छोटा है, इसमें देखिए अभी इंक्वायरी बताएगी। ठीक है दीक्षित साहब, खास तौर पर आपने मुलाकात की है और आप कह रहे हैं कि बहुत सॉफ्ट कॉर्नर उनके था, उनके नेचर में सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन जो हमने उनकी बातें सुनी खास तौर पर सरहद के उस पार लोगों के लिए, दुश्मन देशों के लिए खास तौर पर, वो दिखाता था कि हाँ किस तरीके से जज्बा है, किस तरीके से अपने देश की सुरक्षा करनी है, और यही भावना कहीं ना कहीं सेना के सभी जवानों में भरने की कोशिश की जाती थी। क्योंकि हमने देखा लद्दाख के अंदर भी पहुंचे विपिन रावत साहब, LOC हो LAC हो, वहां पर पहुंचते थे और बातें कही जाती थी, राजनाथ सिंह के साथ साथ रहते थे, और उनकी जो हमने बातें सुनी, मुझे क्षमा करें, मुझे मीटिंग में जाना है मुझे। ठीक है भूषण दीवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। दीक्षित साहब आपसे सवाल खास तौर पर यही ले रहा हूं, कैसे आप देखते हैं? देखिए ऐसा है कि ये रावत साहब जो है ये बहुत रेजोल्यूट सोल्जर थे, और जिस तरह के हालात उन्होंने फेस किए हैं, नॉट ओनली एज CDS बट उससे पहले जब चीफ थे, और अगर बिल्कुल क्लियर बिना मिन्स किए हुए और बिल्कुल क्लियर शब्दों में वो कन्वे कर देते थे, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान को, कभी भी कोई एडवेंचरिज्म में उन्होंने बकल नहीं हुए। और मैं आपको बता सकता हूं काफी सक्षम आदमी थे और बहुत ऑपरेशनली बहुत विजिलेंट थे, और हमारी जो सरहद है वो बहुत सेफ हैंड्स में थी। और मुझे यकीन है कि इसी तरह से उनके जो पद चिन्हों पे और भी जो लोग ओहदेदार रहेंगे, वो उसी पद चिन्हों पे उसका अपने देश की सुरक्षा को कायम रखेंगे आगे भी। तो इसमें किसी बात का किसी को शक नहीं होना चाहिए जी। और जहां तक रावत साहब का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूं, उनके फादर भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, और वो पुश्तैनी तौर पे वो एक आर्मी सोल्जर फैमिली के थे, और सोल्जरली उनके रग में थी, हमेशा रही है। और मुझे भगवान से कामना करूंगा कि वो सुरक्षित हमारे बीच रहें। जैसी कि खबरें आ रही हैं उससे मुझे थोड़ा विचलित तो होता हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत करीबी तौर पे उनको जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ये सब बातें जो टेलीविजन पे हो रही है, सुन के अच्छा नहीं है। बिल्कुल दुख सभी को हो रहा है दीक्षित साहब, क्योंकि मायूसी सबके दिलों में भी है, मेरे भी, आप में भी, और कहीं ना कहीं सभी देश के सभी लोगों में। लेकिन कोई खास बात बताइएगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हाँ सॉफ्ट कॉर्नर रहता था और उनसे सभी लोगों को सीखना चाहिए, सेना के जवानों को ही नहीं, हर एक युवा को उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कुछ ऐसी खास बात जो मुलाकात के दौरान आपकी हुई हो? बहुत से हमने फंक्शन में, जैसे अभी रिसेंटली एक फंक्शन बनारस में हुआ था, तो वो जैसे जवानों के साथ बड़ा खाना, वो मेस की फंक्शंस कम अटेंड करके जो जवानों के साथ कोई बड़ा खाना हो, उस तरह के फंक्शंस में ज्यादा पार्टिसिपेट करना की कोशिश करते थे, जिससे कि जवानों से इंटरैक्ट कर सके। उतने सीनियर लेवल के जो ओहदेदार होते हैं उनको बहुत कम समय मिल पाता है कि जवानों से डायरेक्ट इंटरैक्ट करें, बट वो कहीं भी विजिट करते थे, हम सबसे ज्यादा उनका पहले से हुक्म आता था कि मेरा एक फंक्शन जवानों के साथ होना चाहिए, जो सोशल फंक्शन होना चाहिए, जिससे वो जवानों से डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकें। तो इस चीज को हमेशा उनके हुक्म को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किया जाता था जहां भी वो जाते थे, जिससे कि जवानों के दुख दर्द और उनकी परेशानियों को वो डायरेक्टली 1-to-1 महसूस कर सके और समझ सके, उसमें वो प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है दीक्षित साहब, कहीं ना कहीं होता है ना कि एक सेना के जवान और ऊंचे पद पे अगर कोई हो तो सबके दिलों में यही रहता है कि हाँ सख्ती बरतते होंगे और सख्ती से काम लेते होंगे, लेकिन जो आप बता रहे हैं बिल्कुल उलट है कि हाँ जवानों के साथ कहीं ना कहीं समय बिताना, उनका हौसला अफजाई करना, यही बातें कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ऐसी नेचर के हर व्यक्ति को होना चाहिए। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आई है दीक्षित साहब, अपने दर्शकों को बताते हैं। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान Mi-17 के पायलट थे, वो 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। विंग कमांडर
पृथ्वी सिंह चौहान जो नहीं रहे हैं पायलट, इस वक्त जानकारी आ रही है, ये खबर आपको पहुंचा रहे हैं क्योंकि नाम अब सामने आ रहे हैं और ये खबर आपको बतानी जरूरी है क्योंकि 13 लोगों की तकरीबन ये कहा जाता है कि 13 लोगों की मौत हो गई है और अब धीरे धीरे नाम सामने भी आ रहे हैं जो आपको बताना जरूरी है क्योंकि विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान इस वक्त फिलहाल नहीं रहे हैं। अखिल दीक्षित साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं क्योंकि खबरें कई आ रही हैं, वो अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। लेकिन पायलट कहा जाता है बहुत अनुभवी होते हैं और हमने देखा युद्ध के मैदान में, क्योंकि दुनिया के अंदर ये बातें होती रही हैं भारत के पायलटों को लेकर, दुनिया के अंदर वायुसेना की ताकत का जिक्र होते रहा है। पिछले दिनों में अमेरिका की एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, कह रहे थे 62 का जिक्र हो, 67 का हो, या फिर कभी भी हम जिक्र करते हैं युद्ध के दौरान वायुसेना की ताकत बहुत बड़ी रही है और हम उसमें सक्षम भी रहे हैं। लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि वेदर प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं वो दिल को तोड़ने का काम करते हैं क्योंकि पायलट का जब हम सुन रहे हैं, अभी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वो भी नहीं रहे हैं और अभी अब धीरे धीरे खबर मिले। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि अच्छी खबर, हम भी चाहते हैं कि अच्छी खबर मिल सके सीडीएस विपिन रावत के बारे में, इस पे एक कमेंट सर। क्योंकि मैं बहुत रहा हूं इसलिए मुझे मालूम है, वहां वेदर सडनली भी चेंज होता है कई बार, बिकॉज ये कहीं भी पहाड़ी इलाके में सडनली मिस्ट डेवलप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, तो बहुत आधे घंटे के अंदर वेदर क्लियर होके क्लियर वेदर भी हो जाएगा। तो इस तरह की स्पेकुलेशन और इस तरह की प्रॉब्लम वेदर की तो हमेशा ही रहती पहाड़ों में। इसके अलावा वहां वो बहुत जंगल वाला एरिया है, एक मधुमलाई फॉरेस्ट है और उसके पास ही है, तो पूरा फॉरेस्टेड एरिया है, बड़े बड़े पेड़ हैं। जी तो मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। राजकीय सम्मान के साथ कल विदाई दी जाएगी, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को राजकीय सम्मान के साथ कल विदाई दी जाएगी। ये खबर इस वक्त की बड़ी मिल रही है क्योंकि ऐलान कर दिया गया है इस बात का, हादसे में जान जिन लोगों ने भी गंवाई है, राजकीय सम्मान के साथ उनकी कल विदाई की तस्वीर खास तौर पर आएगी और इस पूरे हादसे की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कल दी जाएगी। दीक्षित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन खास पलों को बताने के लिए जो आपने बिताई हैं विपिन रावत के साथ। फिलहाल हम आपको अपडेट देते रहेंगे, इस पर कवरेज लगातार जारी रहेगी, लेकिन छोटे से ब्रेक रुकना होगा। ब्रेक के उस पार लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब में छोटे और बड़े उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए नई ऊर्जा